एक पाक फौज का जवान SSG कमांडो एक बाजीगर की हंगामा खेज दास्तान। टेढ़ी मेढ़ी गलियों से गुजरते हुए मैं जूही के फ्लैट से काफी दूर निकल आया था। इक्का दुक्का राहगीरों को देखकर मुझे गलियों में अजनबियत का एहसास नहीं हो रहा था। मैं मटर गश्त के अंदाज में टहलता हुआ दाएं बाएं के राहगीरों को गहरी नजरों से देखता जा रहा था। राहगीरों में इक्का दुक्का मर्दों के साथ लड़कियां भी नजर आ रही थीं। मैं गली के आखिरी सिरे पर एक पुलिस वाले को देखकर एक छोटी गली में मुड़ गया। वो गली आगे रोड पर जा निकली। रोड पर सफर करना तो गलियों की निस्बत ज्यादा खतरनाक था, लेकिन मैंने वापस जाना मुनासिब न समझा। रोड पर मैं थोड़ी दूर ही गया हूँगा कि एक बस स्टॉप पर एक लड़की खड़ी दिखाई दी। रात के इस वक्त अकेली लड़की को देखकर मुझे अचंभा सा हुआ। वो शोख कलर की साड़ी में मलबूस एक कबूल सूरत लड़की थी। मेरे करीब पहुंचने पर बजाय उसने दाएं बाएं या नीचे देखने के, जो कि उमूमन औरतों की फितरत होती है, बराह रास्त मेरी आंखों में झांकना शुरू कर दिया। मुझे उसकी आंखें अजीब सी किस्म की दावत देती महसूस हुई। मेरा वास्ता अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले कभी भी गलत किस्म की औरतों से नहीं पड़ा था, लेकिन उसको देखकर बेसाख्ता मेरे जहन में किसी कॉल गर्ल का ख्याल आ गया और मैं उससे चंद कदम ही आगे बढ़ा हूँगा कि मेरे ख्याल की तस्दीक हो गई जब उसने मुझे पीछे से पुकारा, बाबू रात के लिए साथी चाहिए। उसकी खुली डुल्ली दावत सुनकर एक बार तो मेरे कानों की लोएं तक गर्म हो गईं और मैंने चाहा कि अपने कदमों को तेज करके वहां से निकल जाऊं, मगर फिर रात गुजारने के ख्याल ने मेरे कदमों को रोका और एक फैसले पर पहुंचकर मैंने उससे मुखातिब किया, जगह का बंदोबस्त हो जाएगा। वो एक लम्हे के लिए हिचकिचाई, मगर फिर बोली, हो जाएगा, मगर उसके लिए अलहदा पैसे देने होंगे। मैंने इस बात में सर हिला दिया, मंजूर है, मगर राजदारी शर्त है। वो तो आप ना भी कहें तो रहेगी। ये कहकर वो मेरे करीब आई और मेरा हाथ थाम कर चलने के लिए तैयार हो गई। बिल्कुल सर्द और जज्बात से खाली लम्स था। मुझे थोड़ी देर पहले होने वाली जूही के साथ अपनी आखिरी मुलाकात याद आ गई। उसके साथ चलते हुए मैं घटियापन की हद क्रॉस करते हुए बोला, अगर रेट तय कर लेते। आम हालात में कभी भी इस किस्म की घटिया बात मेरे मुंह से न निकलती, लेकिन उस वक्त हालात ऐसे बन गए थे कि मुझे उस रूप में ढलना पड़ा, वरना औरत की तकरीम और तकदीस तो मुझे बचपन से सिखाई गई थी। माँ, बहन, बेटी और बीवी जैसे मुकद्दस रिश्तों के अलावा मैं औरत के किसी और रूप से वाकिफ नहीं था। ये तो अमली जिंदगी में कदम रखने के बाद मुझे पता चला कि मर्द की अय्यारी ने औरत को कई किस्म के भेस बदलने पर मजबूर कर दिया है और इस फूलों सी नजाकत और शबनम के कतरों जैसी पाकिज़गी रखने वाली सिंफ को इतना पस्ती में गिरा दिया है कि इससे ज्यादा पस्ती का तसव्वुर नामुमकिन है। गो इस जुर्म में औरत भी मर्द के साथ शरीक है, लेकिन इसमें ज्यादा हाथ मर्द का है और औरत को उसकी सादगी ने इस जुर्म में मुलव्विस कर रखा है। शायद कुछ लोग मेरे इस नुक्ता नजर से इख्तिलाफ करें, बहरहाल ये मेरी अपनी सोच है और इख्तिलाफ रखने वाले इख्तिलाफ करने का हक रखते हैं। वो बोली 200 और 50 कमरे के। मैं बेख्तियार रुक गया। कमरा होटल का होगा, क्योंकि उस सूरत में मुझे अपना प्लान फेल होता नजर आया। वो जल्दी से बोली, नहीं नहीं, मेरा अपना घर है। मैं मुतमईन होकर फिर उसके साथ चलने लग गया। और कौन कौन है उसमें? वो सर्द लहजे में बोली, इससे आपका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपके लिए इतना काफी है कि हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। उसके लहजे की नागवारी महसूस करके मैं बेसाख्ता बोला, सॉरी, असल में मेरा इरादा है कि मैं पूरी शब ही आपके यहाँ गुजारूं और मुआवजे में 250 की बजाय 500 रुपए देने को तैयार हूँ। इतने ज्यादा मुआवजे का सुनकर उससे इनकार न किया गया। बोली, लेकिन मैं पूरी शब आपका साथ नहीं दे सकूंगी। मैंने अपनी बात की वजाहत की, मुझे सिर्फ आराम के लिए जगह दरकार है। वो मुतमईन हो गई, फिर ठीक है। यहाँ आपकी मालूमात के लिए बताते चलें कि इंडिया में कई ज़बानें बोली जाती हैं, जिनमें पंजाबी, हिंदी, गुजराती, उर्दू वगैरह शामिल हैं, लेकिन उनकी उर्दू में हिंदी के बहुत अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। इंडिया में मैंने जितना अरसा गुजारा, मेरा वास्ता भी ऐसी ही उर्दू से पढ़ता रहा, लेकिन आपकी सहूलत की खातिर तमाम हिंदी अल्फाज को उर्दू में पेश किया जा रहा है। मैं उसके हमरा टेढ़ी मेढ़ी गलियों से गुजरता एक बोसीदा सी बिल्डिंग के अहाते में दाखिल हुआ। उसकी इमारत 3 मंजिला थी। वो मुझे दूसरी मंजिल के एक पुराने से फ्लैट के सामने लाई और बेधड़क दरवाजा धकेल कर अंदर दाखिल हुई। मैं भी उसके पीछे अंदर दाखिल हो गया। उस फ्लैट की हालत जूही वाले फ्लैट से बहुत खस्ता थी, लेकिन इन दोनों फ्लैटों के रकबे में कोई खास फर्क मुझे नजर न आया। ये फ्लैट भी 3 छोटे कमरों और किचन बाथरूम पर मुश्तमिल दिखाई दिया, जिसमें दाखिली कमरा लाजिमन ड्राइंग रूम था। उसमें 2 पुरानी सी चारपाइयों के अलावा और कोई काबिल जिक्र चीज मुझे नजर न आई। वो मुझे लेकर एक
अंदरूनी कमरे में दाखिल हुई। कमरे में एक ही चारपाई पड़ी थी और उसकी हालत बाहर वाली चारपाइयों की निस्बत बेहतर थी। चारपाई पर एक फूलदार चादर भी बिछी हुई थी। ये वो वाहिद चीज थी जो इस फ्लैट में मुझे साफ सुथरी दिखाई दी। उसने चारपाई की तरफ इशारा करके कहा बैठें, और मैं आराम से चारपाई पर बैठ गया, जबकि वो मुंतजिर नजरों से मेरी जानिब देखने लगी और मेरी जानिब से कोई हरकत न होती देखकर बोली, मेरा ख्याल है आपका ये पहला मौका है। और मैं उसके अंदाजे पर हैरान हो गया। मैंने पूछा, आपको कैसे पता चला? वो आहिस्ता से हंसी, मुझे इस तरह पता चला कि आपने अभी तक तय की हुई रकम अदा नहीं की। मैं हैरानी से मुस्तफसिर हुआ, रकम अदा नहीं की? क्या मतलब है आपका? मैं कोई भागा जा रहा हूँ? बोली, भागने की बात नहीं है बाबू, औरत वाहिद जिन्स है कि खरीदार के हवाले होने से पहले अपना मुआवजा वसूल करती है। ओह सॉरी, मुझे वाकई मालूम नहीं था। मैं कोट की अंदरूनी जेब से 500 रुपए निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाता हुआ बोला और उसने चुपचाप पैसे वसूल करके कहा, मैं अभी आई। उसके कमरे से निकलते ही मैं चारपाई पर लेट गया। पता नहीं ये चारपाई कितने राजों की अमीन थी और नामालूम कितने मर्द यहाँ पर अपनी जवानी लुटा चुके थे। मुझे उस चारपाई पर कराहत सी महसूस हुई। मैं बेख्तियार उठ बैठा। चंद लम्हों बाद ही वो आन मौजूद हुई और आते ही बोली, बाबू आपके पास सिर्फ 1 घंटा है, उसके बाद मैं आपसे चली जाऊंगी। मैंने पूछा, इस 1 घंटे के दौरान आप मेरी हर बात मानने की मजाज है ना? वो मध्यम लहजे में बोली, बिल्कुल। मैंने उसे करीब बुलाया, अच्छा तो फिर इधर आओ बैठो। वो करीब आकर बिल्कुल मेरे साथ लगकर बैठ गई। मैंने उसे अपने करीब से दूर करते हुए कहा, थोड़ा सा उधर हो जाओ, और वो बेसाख्ता पीछे होकर बैठ गई। मैंने इत्मीनान से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो तल्ख होते हुए बोली, बाबू आप अपने काम से काम रखें, अपना मतलब पूरा करें और मुझे जाने दें। मैं मुस्कुराते हुए बोला, अपना मतलब ही पूरा कर रहा हूँ। आप खुद तस्दीक कर चुकी हैं कि आप 1 घंटे के दौरान मेरी हर बात मानने की मजाज है। बोली, बात मानने से मेरी मुराद? मैंने कता कलामी की, मुराद वगैरह छोड़ो, अपना नाम बताएं। वो झल्ला कर बोली, शर्ला। मैंने पूछा, शादीशुदा हो? बोली, हाँ शादीशुदा हूँ, एक बच्चे की माँ हूँ। मेरा पति टैक्सी चलाता है और अपनी ज्यादातर आमदनी शराब नोशी की नजर करता है। मेरा बच्चा सख्त बीमार है, डॉक्टर ने इलाज के लिए 10,000 की रकम तलब की है। इसी रकम को पूरा करने के लिए 1 हफ्ते से कोशा हूँ और अभी तक बमुश्किल 2,000 जमा कर पाई हूँ। वो तेज लहजे में बोली, बस या और कुछ? अब जल्दी करो ताकि मैं अपने बच्चे के पास जा सकूं। ये कहकर उसने खड़े होकर अपनी साड़ी के बल खोलने शुरू कर दिए। वो भरे भरे जिस्म की एक कबूल सूरत औरत थी और किसी भी मर्द के लिए उसको नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल था, मगर मैं एक तो इस लाइन का बंदा नहीं था और दूसरे हालात ने भी मुझे इस काबिल नहीं छोड़ा था कि इस किस्म की अय्याशी का मुतहम्मिल हो सकता। मैं बौखला कर खड़ा हो गया, क्या कर रही हो? और उसको हाथों से पकड़कर चारपाई पर धकेल कर बिठा दिया। वो हैरानी से मेरी जानिब देखते हुए बोली, बाबू तुम्हारा मकसद क्या है? मैं उसके सवाल को नजरअंदाज करके बोला, तुम्हारा खावंद इस वक्त कहाँ होगा? वो नफरत से बोली, पड़ा होगा किसी शराब खाने में बेहोश, बस शादी करने और बच्चा पैदा करने का शौक था। मैं उसकी बात पर मुस्कुरा कर बोला, कब वापस आएगा? बोली, भगवान जाने, कोई मुकर्रर टाइम तो है नहीं। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, कोई रजाई कंबल या गर्म चादर वगैरह हो तो मुझे लाकर दे दो और उसके बाद आप अपने बच्चे के पास जा सकती हैं। वो हैरानी से बोली, क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मैंने कहा, समझने को छोड़ो और जो कहा है वो करो। बोली, तो क्या आप? मैंने उसे बात पूरी न करने दी। हाँ, मुझे बिल्कुल तुम्हारी हाजत नहीं है और मैं सोना चाहता हूँ। उसका औरतपन अपने ठुकराए जाने को बर्दाश्त न कर सका और वो गुस्सीले लहजे में बोली, क्यों, क्या मेरी शक्ल इतनी बुरी है? मैं जल्दी से बोला, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे सिर्फ रात गुजारने के लिए ठिकाना चाहिए था, वरना आप तो इस काबिल हैं कि मैंने अपना फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। वो मुझे उकसाते हुए बोली, तो फिर शर्मा क्यों रहे हो? रकम तो आपने यूं भी अदा कर दी है। मैं उससे जान छुड़ाते हुए बोला, फिलहाल तो मुझे कोई हाजत नहीं है, अलबत्ता रात गए तेरी जरूरत हुई तो बुलवा लूंगा। बोली, और अगर उस वक्त मैं ना आ सकी तो? मैंने कहा, तो फिर मेरी किस्मत। वो चारपाई से खड़े होते हुए बोली, चलो जैसे तुम्हारी मर्जी, और हाँ, आप पहले मर्द हैं जिसको मैं अपने घर लाई हूँ, इसलिए सुबह सवेरे जल्दी निकलने की कोशिश करना। वैसे मेरा पति तो 9-10 बजे ही वापस आता है, लेकिन ये कोई हतमी बात नहीं है, वो पहले भी वापस आ सकता है। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज करती चलूं कि वो मेरी इन कार्रवाइयों से नावाकिफ है। वो जैसे ही अपनी बात खत्म करके जाने के लिए मुड़ी, मैंने उसे पीछे से पुकारा, बात सुनो। वो हल्के से मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ी। जी? शायद उसने मेरे पुकारने का कोई और मतलब समझा था। अगर तुम वाकई किसी मजबूरी के तहत इस गंदगी में मुलव्विस हुई हो तो फिक्र न करो, सुबह मुझसे अपने बच्चे के इलाज के लिए जितनी रकम चाहे ले लेना। उसकी आंखें हैरत से फैलती चली गईं। क्या
तुम मुझे इतनी रकम क्यों दोगे? मैंने उसी के अंदाज में जवाब दिया, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वो नफी में सर हिलाते हुए बोली, नहीं, तुम मुझे इतनी रकम बगैर किसी गरज से क्यों देने लगे? मैंने कहा कि इंसानियत से तुम्हारा एतबार इतना ज्यादा उठ गया है कि किसी की पुरखुलूस कोशिश भी गरज पर मबनी नजर आती है। हालांकि तुमसे किसी किस्म की कोई गरज होती तो वो मैं इन पैसों के देने का वादा किए बगैर पूरी कर लेता। बहरहाल तुम्हें यकीन नहीं आता तो ये लो। मैंने जेब में मौजूद दलेर सिंह के दिए हुए पैसे निकाल कर उसमें से 10,000 की रकम गिनकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। वो गुमगू किसी कैफियत में खड़ी रही, बेयकीनी उसकी आंखों में हिलकोरे ले रही थी। मैं मुस्कुराते हुए बोला, ये असली नोट हैं, इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए ये ले लो। वो मेरे हाथ से पैसे पकड़कर ममनूनियत भरे लहजे में बोली, मैं किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं? और तशक्कुर से उसकी आंखों में नमी उतर आई थी। मैं शरारतन बोला, इसी मुंह से कर लो। वो हैरानी से मुस्तफसिर हुई, क्या? मैंने अपनी बात की वजाहत की, शुक्रिया अदा कर लो। तुम पूछ रही हो ना कि किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं, तो तुम्हारा ये मुंह भी काफी अच्छा है, इसी से कर लो। और मेरी बात पर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। वो हंसते हुए मुझे काफी अच्छी लगी। चाय ले आऊं आपके लिए? मैंने कहा, नहीं शुक्रिया, अब आप जाएं, मैं भी आराम करूंगा। और ये कहकर मैं चारपाई पर लेट गया। हाँ, आप आराम करें, मैं आपके लिए रजाई लाती हूँ। ये कहकर वो कमरे से निकल गई और चंद लम्हों बाद ही साफ सुथरी रजाई लिए वापस आई और मेरे मना करने के बावजूद बड़े प्यार से रजाई मुझे ओढ़ा कर दोबारा वापस लौट गई। दिन को सोने की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं भारत से निकलने के मुख्तलिफ तरीकों पर गौर करने लगा। सरहद उबूर करने के लिए मुझे या तो वापस मकबूजा कश्मीर वाला रास्ता इख्तियार करना पड़ता, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में सिक्योरिटी जितनी भी ज्यादा सख्त रखी जाए फिर भी ऐसे कई महफूज रास्ते मिल जाते हैं जहां से बंदा आसानी से सरहद उबूर कर सके। और उसके लिए मुझे अंबाला से जालिंधर और फिर वहां से मकबूजा कश्मीर के इलाके में निकलना पड़ता। लेकिन ये एक तवील और दुश्वार सफर होता। इसके बरखिलाफ दूसरा रास्ता समंदर का था और उसके लिए मुझे अंबाला से बम्बई तक का तवील सफर करना पड़ता। बम्बई वैसे भी मुजरिमों की जन्नत है और वहां पर लाजिमन मुझे कई ऐसे जराइम पेशा अफराद मिल जाते हैं जो रकम लेकर मुझे पाकिस्तान जाने में मदद दे सकते। इस रास्ते को इख्तियार करने के लिए मुझे भारी रकम की जरूरत पड़ सकती थी और रकम का ये मसला बम्बई के जुआ खाने आसानी से हल कर सकते थे। ताश खेलने में महारत रखने की वजह से मुझे यकीन था कि मैं मतलूबा रकम आसानी से पैदा कर लेता। लेकिन ये एक लंबी बात थी। मुझसे बड़ा कोई भी पत्ताबाज मेरे इस मंसूबे को खाक में मिला सकता था। मैं रकम के हुसूल के मुतबादिल तरीकों पर गौर करने लगा, जिसमें चोरी डकैती से लेकर अगवा बराए तावान की स्कीमें शामिल थीं। और फिर इन्हीं ख्यालों में न जाने किस वक्त मेरी आंख लग गई। रात का जाने कौन सा पहर था जब मुझे अपने बिस्तर में किसी दूसरे शख्स की मौजूदगी का एहसास हुआ। कमरे की लाइट ऑफ थी, लेकिन किसी जवान औरत के जिस्म का लम्स अपनी पहचान कराने के लिए रोशनी का मोहताज नहीं होता। मैंने आहिस्ता से पूछा, कौन? ये जानने के बावजूद कि वो कौन हो सकती थी, वो मुझसे लिपटते हुए बोली, मैं हूँ शर्ला। मैंने सोचा शायद अब आप मेरी जरूरत महसूस कर रहे हो। उसके गुदाज बदन की गर्मी ने एक आग सी मेरे अंदर भड़का दी और मुझे महसूस हुआ कि अगर चंद लम्हे और वो मुझसे लिपटी रही तो अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं जल्दी से उठ बैठा और सख्त लहजे में बोला, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अब कौन सी मजबूरी है कि गैर मर्द के बिस्तर में घुसी हुई हो? वो हकलाते हुए बोली, क्षमा चाहती हूँ महाराज, मुझसे भूल हो गई। और मैंने उसे जवाब देने की बजाय बाजू से पकड़कर चारपाई से नीचे धकेल दिया। और इतना गुस्सा करने का मकसद सिर्फ उसे कमरे से बाहर निकालना था, क्योंकि मेरे अंदर नफसानी ख्वाहिश अंगड़ाई लेकर बेदार हो चुकी थी और मुझे पता था कि उसके बाद शर्ला की हल्की सी पेशकदमी भी मुझे साबित कदम न रहने देती। वो कुछ बोलने लगी तो मैं धाड़ा, निकल जाओ यहाँ से, और वो तेजी से कमरे से निकल गई। मुझे अपने रवैये पर नदामत सी महसूस हुई। चंद टके देकर एक औरत को मैंने उसके घर में बेइज्जत कर दिया था। ये गुस्सा मुझे अपनी जात पर आना चाहिए था, जो गलती से शर्ला की तरफ मुंतकिल हो गया। लेकिन क्या करता कि अपनी इज्जत बचाने के लिए उससे इस बर्ताव से पेश आना मेरी मजबूरी थी। उसके बाद मुझे सुबह तक नींद ना आ सकी। सुबह की अजानें मेरे कानों में पड़ी तो मेरे कदम बेसाख्ता बाथरूम की तरफ बढ़ गए। ठंडे पानी से वजू करते हुए मुझे अजीब सी फरत का एहसास हुआ। कमरे में आकर मैंने बिस्तर की चादर से फर्श को झाड़ा और फिर नंगे फर्श पर ही नमाज की नियत बांध कर खड़ा हो गया। इंडिया में दाखिले के बाद ये मेरी पहली नमाज थी। नमाज के बाद मैंने गिड़गिड़ा कर अपने घर वालों की खैरियत की दुआ की। दिल को नमाज पढ़ने के बाद बहुत सुकून का एहसास हो रहा था। फर्श से उठकर मैं चारपाई पर बैठ गया। पता नहीं शर्ला का खावंद वापस आया था कि नहीं। बहरहाल जैसे भी था, मेरा वहां से कूच करने का टाइम हो गया था और मैं ज्यादा देर वहां ठहर कर शर्ला के लिए कोई मुसीबत खड़ी करना नहीं चाहता था। मैं इस उधेड़बुन में था कि शर्ला दरवाजा खोल कर कमरे में दाखिल हुई।
उसके हाथ में ट्रे थी जिसमें चाय के बर्तन, पराठे, ऑमलेट और उबले हुए अंडे नजर आ रहे थे। वो आहिस्ता से बोली, बाबू नाश्ता कर लो। रात वाले वाक़ये की वजह से वो बुझी बुझी और नादिम दिखाई दे रही थी। मैंने कहा, इतनी सवेरे नाश्ता? क्या रोजाना इसी टाइम नाश्ता करती हो? वो दुखी लहजे में बोली, ये नाश्तों वाला घर नहीं है बाबू, ये तो सिर्फ आपके लिए बनाया है। मैं हैरानी से मुस्तफसिर हुआ, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं जाग गया हूँ? बोली, मैंने आपको बाथरूम में जाते देख लिया था। मैंने कहा, चलो अच्छा हो गया, मैं वैसे भी जाने के लिए तैयार बैठा हूँ, नाश्ता करते ही निकल पड़ूंगा। वो चाय कप में डालकर मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली, अगर आपकी इच्छा हो तो आप यहाँ चंद दिन और भी ठहर सकते हैं। मैं मजाहिया लहजे में बोला, क्यों, अपने शौहर से पिटवाने का इरादा है? वो मेरे मजाक को ना समझते हुए जल्दी से बोली, नहीं नहीं, असल में हम चंद दिनों के लिए दिल्ली जा रहे थे तो पीछे घर खाली रहेगा, इसलिए मैंने सोचा कि आप रहना चाहें तो रह सकते हैं। मैं हैरानी से मुस्तफसिर हुआ, दिल्ली, वहाँ किस लिए? बोली, अब आपकी मेहरबानी से इतने पैसे हो गए हैं कि हम अपने बच्चे का इलाज दिल्ली में करवा सकें। मैंने मालूमात लेने की गरज से पूछा, यहाँ से बस के जरिए जाओगे? बोली, नहीं, अपनी टैक्सी में जाएंगे, वहाँ पर मेरी बहन का घर है। मेरा पति भी वहीं अपनी टैक्सी चलाकर टूटी फूटी मजदूरी करता रहेगा जब तक कि मुन्ना ठीक नहीं हो जाता। मैंने कहा, अगर मैं भी आप लोगों के साथ दिल्ली जाना चाहूँ तो? वो जज्बाती लहजे में बोली, आपकी हर ख्वाहिश मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती है। मैंने संजीदगी से कहा, लेकिन एक बात बता दूं, मैं मुजरिम हूँ और पुलिस सरगर्मी से मेरी तलाश में है। बोली, फिर भी अगर आपकी यही इच्छा है तो हम आपको ले जाने के लिए तैयार हैं, अलबत्ता पुलिस से बचना आपका अपना मसला है। इतना मुश्किल काम इतनी आसानी से होते देखकर मैं अपने जोश को दबाते हुए बोला, अगर वो कुछ न कहे तो मैं टैक्सी की डिग्गी में घुसकर सफर भी कर लूंगा। वो हैरानी से बोली, डिग्गी में? मगर इतना कष्ट उठाने की क्या जरूरत है, आप पिछली सीट पर बैठकर सफर कर लेना। मैंने कहा, बताया तो है कि पुलिस शिद्दत से मेरी तलाश में है। बोली, ओह, मुझे ख्याल नहीं रहा, बहरहाल जो आपकी इच्छा हो। मैंने कहा, ठीक है, तुम अपने पति को तैयार कर लेना, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। बोली, उसको तैयार ही समझो। ओके कहकर मैं सर हिलाता हुआ फ्लैट से निकलता चला गया। मुझे मालूम था कि इस तरह घूमना मेरे लिए नुकसानदेह है, लेकिन मेरी गरज सिर्फ ताज़ा अखबार का हुसूल थी ताकि मैं ताज़ा हालात से बाखबर रह सकता। इस काम के लिए शर्ला को भेजना मुझे खिलाफे मसलहत लगा। शर्ला के फ्लैट की तरफ आते वक्त रस्ते में मुझे एक बुक स्टॉल नजर आया था। मेरा अंदाजा था कि सुबह सवेरे उस पर अखबार मिल जाएगा। मफलर ने मेरी आंखों के अलावा तमाम चेहरे को ढांपा हुआ था और मुझे आसानी से पहचानना मुश्किल था। ले दे के मेरी कामत थी जिससे मुझे पहचाना जा सकता था। मेरा कद 6 फुट 2 इंच के करीब था, लेकिन ये कोई इतना बड़ा कद भी नहीं था कि मेरी शनाख्त का खुसूसी सबब बन जाता। सूरज निकल आया था और गलियों में लोगों की आमदोरफ्त जारी हो गई थी, लेकिन इनमें ज्यादातर लोग कारोबारी किस्म के थे। मतलूबा बुक स्टॉल अभी तक नहीं खुला था। मैं उससे आगे गुजरता चला गया। खुशकिस्मती से मुझे भी ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। नजदीक ही मुझे दूसरा बुक स्टॉल खुला हुआ मिल गया। बुक स्टॉल से अंग्रेजी के 2 अखबार लेकर मैंने वापसी का कसद कर लिया। शर्ला के फ्लैट तक कोई काबिल जिक्र वाकया पेश न आया। दस्तक देने पर दरवाजा शर्ला ने ही खोला। उसने एक तरफ होकर मुझे अंदर आने का रास्ता दिया, आए जी। अंदर दाखिल होते ही मुझे ड्राइंग रूम की चारपाई पर एक नहीफ शख्स बैठा दिखाई दिया। मेरे अंदाजे के मुताबिक उसको शर्ला का शोहर होना चाहिए था। मेरे अंदाजे की तस्दीक शर्ला के उसका तारुफ करवाने से हुई। शर्ला अभी तक मेरे नाम से नावाकिफ थी, लेकिन अपने शौहर को उसने मेरा नाम मोहन बताया और मैंने भी उस खुद साख्ता नाम की तरदीद करना मुनासिब न समझा। शंकर की टैक्सी बिल्डिंग के अहाते में पार्क थी। शर्ला ने मेरी आराम की खातिर डिग्गी के अंदर एक कंबल बिछा दिया था। दाएं बाएं एहतियात से नजर दौड़ाने के बाद मैं तेजी के साथ उस खटारा टैक्सी की डिग्गी में मुंतकिल हो गया। शर्ला ने रकम की पोटली और कपड़ों वाला सूटकेस भी डिग्गी में रख छोड़ा था। डिग्गी के अंदर सफर करने का ये मेरा पहला मौका था। जाने से पहले बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।